नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस सेट नंबर 4। तो मॉक टेस्ट का सेट 4 करेंगे, जनरल अवेयरनेस। इससे पहले हमने 3 सेट्स कवर किए हैं और इनकी वीडियोस आपको YouTube पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लें और तीनों जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें। तीनों के जो मॉक टेस्ट हमने रिवाइज करवाए हुए हैं बहुत अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन, जो एमसीक्यूज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट 4। तो दोस्तों, मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन नंबर 106 से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ए टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट्स बर्डन फॉल्स। सो 4 ऑप्शन है, इनमें से सिलेक्ट करना हमें कि एक टैक्स को कब रिग्रेसिव कहा जाएगा। व्हेन इट्स बर्डन फॉल्स, जब जो टैक्स का बर्डन रहता है, जैसे सपोज करो ज्यादा टैक्स पे करना होता है तो वो कब डिक्रीज होता है। सो इनमें 4 ऑप्शन है। लेस हैवीली ऑन द पुअर देन ऑन द रिच, मोर हैवीली ऑन द पुअर देन ऑन द रिच, इक्वली ऑन द पुअर एज ऑन रिच। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई जो टैक्स है वो रिच और पुअर दोनों के लिए इक्वल हो। दिस कैन नॉट बी दी ऑप्शन। और फोर्थ है नन ऑफ दीज, ये दोनों तो आपके कैंसिल हो चुके हैं। इनमें से आपका देखना कौन सा आएगा कि लेस हैवीली ऑन द पुअर देन ऑन द रिच। सो मोर हैवीली ऑन द पुअर, ये आना चाहिए। टैक्स जो है मोर हैवीली ऑन द पुअर। अगर आप यू आर इन द पुअर कैटेगरी देन देयर इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू पे द टैक्स और टू उसको क्या करना, बर्डन को झेलना, जो आपका जो टैक्स का बर्डन रहता है उसको टॉलरेट करना। सो ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। In terms of individual income and wealth, a regressive tax imposes a greater burden on the poor than on the rich. There is an inverse relationship between the tax rate and the taxpayer's ability to pay. So ये कहना चाह रहा है कि जो बर्डन है वो पुअर पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रिच। क्यों? क्योंकि जो इसका रिलेशनशिप होता है वो रेट के साथ, बिटवीन द टैक्स रेट एंड द एबिलिटी टू पे इज इनवर्स। वो इनवर्स रेशियो है इसका कि आप कितना पे कर सकते हो, कितना आप अर्न करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पे करोगे, और रेट की जो टैक्स रेट है वो कितनी है एज मेजर्ड बाय द असेस्ड्स कंजप्शन और इनकम। These taxes tend to reduce the tax burden of the well-to-do as they shift the burden disproportionately to the needy. और यही जो बर्डन है वो डिस्प्रोपोर्शन में होता है रिच और पुअर के अकॉर्डिंग। सो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। Which element behaves chemically both as metal and non-metal? सो इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों की तरह बिहेव करता है, मेटल और नॉन मेटल। तो इसमें कौन सा आपको आना चाहिए। आर्गन तो आपकी जो गैस है, गैस हो जाएगी। जिनोन भी गैस है, ठीक है, जो कि आपके 18th ग्रुप में आते हैं आई थिंक। और बोरोन और कार्बन में से आपको देखना अब इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है दैट इज बिहेविंग लाइक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो लेट अस सी 107। सो ये आपका है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, जो कि बोरोन। तो इसमें आ जाएगा बोरोन। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। So option number 2 boron. Some elements behave chemically both as metals and non-metals and are called metalloids. ऐसे metals और non-metals मीन्स ऐसे elements जो कि जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उनको हम metalloids बोलते हैं। Their examples include boron, silicon, germanium and antimony. तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम में कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी चारों ही ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। एलिमेंट्स विच आर नीदर मेटल्स नॉर नॉन मेटल्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और इनमें से हमने देखा जीनोन और आर्गन जो थी, दो नोबल गैसेस थी, दोनों हमने ऐसे इलिमिनेट कर दी थी। सो वो एलिमेंट्स जो ना तो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं ना नॉन मेटल की, तो वो कौन से होते हैं? दीज आर नोबल गैसेस।
तो दोस्तों इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज इन। सो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो मेरे ख्याल से ये आपका आएगा ऑप्शन, आई थिंक मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेट अस सी द आंसर 108 आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। सो ये आपका है 108 ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार इसकी। ऑप्शन नंबर 4, द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए नॉन यूज conservation area, non-use conservation area and biosphere reserve in Satpura range of Madhya Pradesh. It is located within होशंगाबाद, बैतूल एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये काफी एरिया में फैला हुआ है जो कि इंक्लूड करता है डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, बैतूल एंड छिंदवाड़ा ऑफ मध्य प्रदेश। यूनेस्को डेस्टिनेटेड इट एज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009 और यूनेस्को ने इसको कब डिक्लेयर किया था? बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में। सो यहाँ पे एक आपका टॉपिक निकल के आता है, स्टैटिक टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, आप सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर करें जितने भी आपके हैं, और इसके एक सेपरेट वीडियोस मैंने आपको बताया हुआ है। जितने भी हम ये कवर कर रहे हैं टेस्ट, इसमें से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा और साथ में इनकी वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। सो सारी जो है वो वीडियोस आप देख लेना। इसकी अलग से एक स्टैटिक जीके की वो है प्लेलिस्ट, उसी में अपलोड कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 109th, द कलर ऑफ द कैरेट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। कैरेट्स का जो कलर है रेड होता है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है? क्लोरोफिल तो आ नहीं सकता इसमें, बिकॉज क्लोरोफिल फॉर द लीव्स दैट आर ग्रीन। सो बाकी के 3 ऑप्शन है, इनमें से आप गेस कर सकते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। 109th की एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। सो इसमें आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, कैरोटीन्स। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, कैरोटीन्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज कलर। कैरोटीन जो है ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑफ द कैरेट फॉर विच दिस क्लास ऑफ केमिकल्स इज नेम्ड। सम कैरेट्स आर येलो ड्यू टू द एंथोसाइनिन्स, और एक जो येलो कलर पिगमेंट होता है वो एंथोसाइनिन से प्रोड्यूस होता है, जो कि पंपकिन वगैरह में हम देखते हैं, और येलो लीव्स भी होती हैं कई पौधों की। कैरोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज बट नॉट ऑल ऑफ द येलो कलर इन ड्राई फॉइलेज। सो ये ड्राई जो फॉर्म होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ड्राई फॉर्म में, जो कि आपके फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में पाया जाता है कैरोटीन्स। सो इट प्रोवाइड्स द कलर ऑरेंज। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड ब्रस्ट मीन्स। क्लाउड ब्रस्ट बादल जो फटना बोलते हैं हम जिसको, सो व्हाट डज इट मीन? प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लेक्स, एबनॉर्मल हैवी डाउनपोर ऑफ रेन, एबनॉर्मल हैवी डाउनपोर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, ये तो नहीं कह सकते हम। सोइंग ऑफ सीड्स ऑफ क्रॉप इन ए क्लाउडी वेदर, ये भी नहीं कह सकते। क्लाउड ब्रस्ट, प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड फ्लेक्स ऑफ क्लाउड इन द स्काई। सो इन दोनों ऑप्शन में से आपको आना चाहिए। लेट अस सी 110 में भी आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो सकता है शायद। सो 110 की एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बिल्कुल सही। फर्स्ट और लास्ट तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे, 2 ऑप्शन आपके 50% चांस में आ रहे थे, तो इनमें से सेकंड ऑप्शन है आपका। द क्लाउड ब्रस्ट इज सडन copious rainfall. It is a sudden aggressive rainstorm falling for a short period of time, limited to a small geographical area. Generally, cloud bursts are associated with thunderstorms. जो cloud burst होते हैं वो एक short period of time की जो सिचुएशन को शो करते हैं और कम एरिया को जो कवर करें, कम जियोग्राफिकल एरिया को जो कवर करते हैं वो, और
दे आर एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म, मतलब इसमें बिजली वगैरह भी चमकती है। उसके बाद ये जो क्लाउड बर्स्ट होता है, आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में, मोस्ट ऑफ दी हिली एरिया में आप सुनते हैं कि भाई क्लाउड बर्स्ट, जैसे यूके साइड में ज्यादातर होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं अब। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज? इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज होता है, उसका कौन सा रिजल्ट है, कौन से कॉन्सिक्वेंस है? फर्स्ट है ऑब्स्टेकल इन डेवलपमेंट, नेक्स्ट है आपका increase in economic inequalities, all of these adverse effect on the balance of payment। में भी आपको ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले देख लें इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है मंदी आना, मंदी जिसमें मतलब कि महंगाई भी कह सकते हैं कि रेट एकदम से ज्यादा बढ़ गया है, या फिर हम कह सकते हैं पैसे की वैल्यू जब गिर जाती है उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि आपको कम से कम चीज भी बहुत से ज्यादा अमाउंट में मिल रही है, दैट इज इन्फ्लेशन। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आई थिंक आना चाहिए इसमें। ऑप्शन 111th क्वेश्चन। सो इसमें आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ तो नहीं है भाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इज हार्मफुल टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सो ये जो है इनको इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, एंड टू द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, कि भाई सबकी जो है इंडिविजुअल की इनकम कितनी है और जो कंप्लीट टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है कंट्री की, उस पर डिपेंड करता है आपका इन्फ्लेशन प्राइस राइज। इट कैन क्रिएट ए रैंडम redistribution of income given that inflation does not have an equal impact on individuals and groups. The balance of payment may deteriorate because domestic inflation stimulates import spending, given that imports appear relatively cheaper and damps export sales. A continuous price rise can be obstacle to development as it has an adverse effect on saving and investment and causes a fall in growth. तो ये कहना चाह रहा है कि जो कंटिन्यूस प्राइस राइज है, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है, कैन बी एन ऑब्स्टेकल टू डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट के लिए बाधा बन सकता है, एज इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है किस पे, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे, एंड कॉजेज ए फॉल इन ग्रोथ, और उसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो फॉल गिर जाती है। सो ये आपका इसमें दिया गया है। सो इसमें हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, जो कि है इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट देखते हैं 112। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच है? एडीएम जबलपुर केस राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर इमरजेंसी। नेक्स्ट है इंदिरा सवाहनी केस राइट्स ऑफ वुमेन एट वर्क। विशाखा केस सेंटर स्टेट रिलेशंस। करतार सिंह केस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। सो 112 इसमें आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जो कि है एडीएम जबलपुर केस राइट्स ऑफ सिटीजन अंडर इमरजेंसी। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू द लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 दर्शाता है कि हमें सबको जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की जो हमारा जो राइट है, ये छूट है इसकी। हाउएवर ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी 1975 to 77 द राइट टू मूव to the court to enforce Article 21 was suspended under Article 359 of the Constitution. So, जब इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई थी उस टाइम पे राइट टू मूव जो है वो एनफोर्स लागू कर दिया गया था, आर्टिकल 21 में है, जो आर्टिकल 21 वो सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359, और आर्टिकल जो 21 है उसको सस्पेंड कर दिया गया था 359 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑफ
of the Constitution. Soon a question arose. फिर उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि in such a situation a writ of habeas corpus was maintainable. क्या ऐसी सिचुएशन में जो हिबिस कॉर्पस है वो सेफ है आपका? एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला AIR 1976 also known as the habeas corpus case dealt with this question. और उसके अकॉर्डिंग ये जो है कमिटी है ये स्टार्ट हुई थी, ये वाला जो केस है वो स्टार्ट हुआ था. तो मेनली हम कह सकते हैं दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द habeas corpus. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113. सो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 113. द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड वाज. पहला विदेशी जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला है वो इनमें से कौन हो सकते हैं? खान अब्दुल गफार खान, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, एनी बेसेंट. सो 113 इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. खान अब्दुल गफार खान एक ऐसे फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न से नवाजित किया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं 114. चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ. सो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट CJI जिसको हम बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का टाइम पीरियड या जो एज होती है, एज लिमिट, वो कितनी होती है? सो 114 इसका आपका आ जाएगा एज ऑफ 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 1. इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की एज, प्राइम मिनिस्टर की इलेक्ट करने की एज, ये सब क्या क्या होती हैं, और आपकी जो है इलेक्शन वोटिंग एज, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. 115 देखते हैं. व्हीकल्स यूज डैश टू सी द ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड. तो व्हीकल्स में कौन सा मिरर लगा होता है साइड में? आपने देखा होगा कि वो कौन सा मिरर होता है, जो कि रियर व्यू मिरर भी कह सकते हैं, और हम जो बैक व्हीकल्स को दर्शाता है, बैक ऑब्जेक्ट को शो करता है. सो इसमें आप आएगा रियर व्यू मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर आई थिंक. सो 115 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. जो कन्वेक्स होना चाहिए इसमें कन्वेक्स आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. दैट इज रियर व्यू मिरर यूज्ड इन द व्हीकल्स. तो एक बार इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. 115 ऑप्शन नंबर 3. convex mirror is used in the rear view mirror of vehicles so that the driver can see the traffic coming from behind. The field of view is widest in case of convex mirror. जो व्यू एरिया है वो convex mirror का ज्यादा होता है as compared to the concave mirror which enables it to show a wider area from the behind. So इसी वजह से जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक बड़ी इमेज में शो होते हैं इसमें. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116. Who was the ruler of Delhi when Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in the third battle of Panipat in 1761? So थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच. सो उस टाइम पे दिल्ली के रूलर कौन थे ये हमें बताना है. आलमगीर 1, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह और शाह आलम 2. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर में भी 4 हो सकता है? लेट अस सी. सो 116 में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बिल्कुल वी आर राइट. शाह आलम 2 वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड कब हुआ था ये आप जरूर डेट और ईयर इसका कमेंट करें. ये आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच और कब हुआ था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117. On which of the following issues can a governor make recommendations to the president?
सो गवर्नर प्रेसिडेंट को कब कब रिकमेंड कर सकता है किसी भी चीज के लिए, या कोई रूल हो सकता है मे बी, या एनी सजेशन, तो इनमें से कौन सा आपको आना चाहिए। लेट अस सी 117। सो इसका है ऑप्शन नंबर 1, dismissal of the state council of ministers. So dismissal of the state council के लिए रिस्पॉन्सिबल है that governor make recommendation to the president. सॉरी, एक तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला है इसमें, तो फर्स्ट में फर्स्ट 3 एंड 4 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सो डिसोल्यूशन और dismiss of the state council of ministers और dismiss of the state legislative assembly दोनों इसे रिकमेंड कर सकते हैं। और थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द constitutional machinery in the state, breakdown of constitutional machinery in state. So these 3 statements are correct that a governor can recommend to the president. Next देखते हैं 118th. Who among the following was not a member of the drafting committee of Indian Constitution? Indian Constitution की ड्राफ्टिंग कमेटी के इनमें से कौन जो थे ऐसे जो मेंबर नहीं थे। सो ये तो आपके थे मेंबर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने ही ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म करी थी। सो इनमें से कौन से हो सकते हैं 118th आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, जो कि राजेंद्र प्रसाद इनमें से नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट इन दी ड्राफ्टिंग कमेटी, मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The drafting committee consisted of 7 members. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, S.M. सादुल्ला, N. माधव राव, replaced B.L. मित्तर, and T.T. कृष्णा मचारी, replaced by D.P. कैथन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडेड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड नहीं थे, बल्कि दे वर द हेड ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें से आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडेड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, एंड ऑल दी 7 मेंबर्स वर द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119। द टैगलाइन डोंट बी एविल इज ओन बाय। सो डोंट बी एविल किसकी टैगलाइन है चारों में से? याहू, बिंग, गूगल और स्टार्ट पेज, ये सब आपके सर्च इंजन है। तो इनमें से डोंट बी एविल इज द टैगलाइन ऑफ, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गूगल। गूगल की टैगलाइन है ये डोंट बी एविल। Let us see the explanation. Don't be evil is the motto of the Google's corporate code of conduct, first introduced around 2000, following Google's corporate restructuring under the conglomerate Alphabet, included in the October 2015. The motto was replaced by the phrase "Do the right thing." सो ये जो मोटो है ये रिप्लेस किया गया था अक्टूबर 2015 में था ये डू द राइट थिंग, देन इट वाज लेटर इन 2000 रिप्लेस्ड एज डोंट बी इविल। द मोटो इज समटाइम्स इनकरेक्टली स्टेटेड एज डू नो इविल। तो डोंट बी इविल और डू नो इविल दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं स्टेटमेंट। सो बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर फॉर द गूगल, दोनों ही गूगल की टैगलाइन है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120। इलेक्ट्रिक चेयर वॉज इन्वेंटेड बाई। सो इलेक्ट्रिक चेयर किसने इन्वेंट करी थी? सो ये आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, एल्फ्रेड पी साउथविक। इलेक्ट्रिक चेयर किसने इन्वेंट करी थी? एल्फ्रेड पी साउथविक ने। नेक्स्ट है आपका वो क्वेश्चन नंबर 121।
मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट हैव, मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट्स हैं which have modified roots, modified stem, respiratory roots, respiratory stem. So कौन सा इसका आपका करेक्ट हो सकता है? Let us see the answer 121. तो इसका आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Mangroves are the plants that have respiratory roots. नेक्स्ट देखते हैं इकट्ठा, ये हम इनके एक्सप्लेनेशन देख लेंगे. तीनों स्टैटिक क्वेश्चन आपके. सो क्वेश्चन नंबर 122. ओडिशाज वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय. सो कोणार्क टेम्पल आपका ओडिशा में है, तो वो किसने बनाया है, ये क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है. तो इसका आपका आना चाहिए 122 का फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि नरसिम्हा देवा, नरसिम्हा देवा ने इसको बनाया है. दिस इज बिल्ट बाय नरसिम्हा देवा. नेक्स्ट देखते हैं, नेपाली इज प्राइमरली स्पोकन इन विच स्टेट. नेपाली कौन से स्टेट में बोली जाती है? सो ये आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, जो कि सिक्किम, सिक्किम में प्राइमरी नेपाली बोली जाती है. दिस इज नॉट एनी ऑफिशियल लैंग्वेज बट इट इज स्पोकन प्राइमरी. इफ कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेज क्रेडिट क्रिएशन विल. अगर कैश रिजर्व रेशो CRR डिक्रीज होता है आपका, अगर CRR कैश रिजर्व रेशो आपका डिक्रीज होता है, तो क्रेडिट क्रिएशन विल, क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर होगा? तो मे बी इंक्रीज आपका इसमें आना चाहिए 124. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है. तो ये आइडिया हमने कैसे लगाया था कि अगर कैश रिजर्व रेशो का मीन्स होता है ज्यादा से ज्यादा कैश आप रिजर्व करते जाएंगे, सो उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ती जाएगी आपकी. क्रेडिट इन द अमाउंट दैट विल इंक्रीज. सो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अब हम इनकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121. Mangroves have breathing roots because the soil in which mangroves grow are poor in oxygen and some parts of the roots is exposed to air to obtain oxygen. So mangroves जिस एरिया में उगते हैं वहां पे जो है mangroves are growing poor oxygen. So वहां पे poor oxygen soil है, इस वजह से roots are helping in providing oxygen to the mangrove plants. Due to waterlogged condition of the soil, it is the roots that help in the gaseous exchange. और waterlogged condition के कारण जो है roots help करते हैं water exchange में. Oxygen enters a mangrove through latent cells. और ऑक्सीजन जो है लेटेंट सेल्स के हेल्प से, जैसे ये आपका तना है तो इसमें बहुत सारी आपकी इस तरह से एज ए पाइप ट्यूब्स कह सकते हैं हम, तो वो होती हैं और वही जो लेटेंट सेल्स है वो हेल्प करती हैं इसमें ऑक्सीजन में. थाउजेंड्स ऑफ सेल साइज्ड ब्रीथिंग पोर्स इन दी बार्क एंड रूट्स. और बार्क जो होती है पेड़ की छाल और रूट्स में बहुत सारे पोर्स, छिद्र होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में. नेक्स्ट देखते हैं 122. द कोणार्क सन टेम्पल बिल्ट बाय द किंग नरसिम्हा देवा वन of Eastern Ganga dynasty in 1255 Anno Domini. The temple complex is in the shape of the gigantic chariot, having elaborately carved stone wheels. So carved stone wheels की शेप में जो स्टोन बने हुए हैं, इसकी शेप है स्टोन्स पे जिस पे ये बना हुआ है. व्हील्स, पिलर्स एंड वॉल्स. द टेम्पल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. और ये जो है टेम्पल आपका इंक्लूडेड है इन दी वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट. तो आपको ये बताना है कि ये कब वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ था. कमेंट करना आपको इन विच ईयर कोणार्क सन टेम्पल वाज इंक्लूडेड इन दी यूनेस्को. सो अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन 123 क्वेश्चन की. थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट था कि भाई नेपाली प्राइमरी कहाँ बोले जाते हैं, वो कि सिक्किम में बोली जाती है. नेपाली इज दी लिंगुआ फ्रैंका ऑफ सिक्किम विच सिक्किम इज भूटिया भी कह सकते हैं हम, भूटिया एंड लेप्चा आर स्पोकन इन सर्टेन एरियाज. इंग्लिश इज ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट सिक्किम. सो सिक्किम में जो है इंग्लिश भी बोली जाती है और सिक्किम के जो लोग हैं, पीपल हैं, दे अंडरस्टूड इंग्लिश एज वेल. सिक्किम हैज 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. और सिक्किम की जो 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी हैं? नेपाली, सिक्किमिश, लेप्चा, तमंग, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरुंग, मगर, सनवार एंड इंग्लिश.
These all are 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेज ऑफ सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था इसमें। द कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट द बैंक्स आर बाउंड टू कीप with the Reserve Bank of India as a portion of their net demand and time liabilities, NDTL, net demand and time liabilities। सो ये जो है कैश रिजर्व रेशो वो अमाउंट है, वो फंड है जो कि बैंक्स अपने पास रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, एज ए NDTL, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग। व्हेन CRR इज रिड्यूस, और जब CRR जो कैश रिजर्व है, हमने देखा कैश रिजर्व अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट जो है इंक्रीज है, अदरवाइज अगर कैश रिजर्व डिक्रीज है सो मोर फंड्स आर अवेलेबल टू बैंक्स फॉर डिप्लॉइंग इन अदर बिजनेसेस, और अदर बिजनेस में डिप्लॉय करने के लिए जो अमाउंट होता है बैंक के पास रिजर्व रहता है, कोज दे नीड टू कीप फ्यूअर अमाउंट्स विद RBI। सो RBI के पास उस टाइम पे कम अमाउंट रहता है और सब जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू दी अदर बैंक्स। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन, इस वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज होता है आपका। सो ये कैश रिजर्व रेशियो है वो अदर बैंक के कंपैरिजन में फिर अगर इंक्रीज हुआ तो फिर उसमें क्या होता है, कैश क्रेडिट भी इंक्रीज होता है। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125 पे। सो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को बीच में आप लाइक जरूर कर दें एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 125। शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस आपका दिस अपर पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज सेड टू बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। सो इसमें आपका सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सी तारीख का होता है? सो ये आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, जो कि 22 दिसंबर इज कॉल्ड एज द शॉर्टेस्ट डे। Adolf Hitler, the Dash politician, was responsible for genocide of millions of Jews. So Adolf Hitler आपको पता है जर्मन है वो, so he is a Germany, so belong to German। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज चौहान मैरिड डैश, शी वॉज द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद्र गढ़वाल। सो जिससे पृथ्वीराज चौहान मैरिड किए गए थे सो वो इनकी डॉटर थी जयचंद्र गढ़वाल की, वो उनके एनिमी थे। सो उनकी जो है उनकी वाइफ का नाम हमें बताना है। सो इसमें आई थिंक सोमावती में भी दी ऑप्शन आना चाहिए 127। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें आपके पास सोमयुक्ता 127। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। सोमयुक्ता was the daughter of जयचंद्र गढ़वाल, she was married to पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। इफ ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी इफ इट कंप्लीट्स वन साइकिल इन 1 सेकंड, अगर वो एक साइकिल 1 सेकंड में एक साइकिल 1 सेकंड में कवर करती है सो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है? सो एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, और what is one here, average velocity same as average speed, और 0 क्या हो सकती है इसमें? सो अगर 1 साइकिल कंप्लीट करती है सो वो उसी पोजीशन पे आती है, मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, सो मे बी 0 आपके आने चाहिए इसमें। लेट अस सी द आंसर 128, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बिल्कुल सही। सो वी आर राइट हियर कि इसकी जो है एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वापस अपनी प्लेस पे आ जाता है ट्रैवल करके, so there is 0 displacement, hence the average velocity is 0। नेक्स्ट देखते हैं 129। what is the maximum number of members of the राज्य सभा,
राज्यसभा के सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं, मे भी आपका ये वाला आना चाहिए। लेट अस सी 129। सो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, जो कि है 250। अगेन वी आर राइट हियर। कुछ क्वेश्चन हैं काफी रिपीटेड है, इजी हैं, जो कि स्टैटिक जीके का ही पार्ट है आपके, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। व्हाट डज द व्हील इन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? नेशनल फ्लैग में जो व्हील है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो ग्रोथ आई थिंक रिप्रेजेंट करता है, एक गैस किया हमने, लेट अस सी। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए अपने फ्लैग के बारे में कि भाई तीनों जो है जो स्ट्रिप्स हैं उनके कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं और जो व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है। दिस ऑल वी शुड हैव नॉलेज ऑफ आवर फ्लैग। सो 130 का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। सो दिस डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रूथ, सॉरी ग्रोथ, दिस रिप्रेजेंट द ट्रूथ। नेशनल फ्लैग का जो व्हील है वो ट्रूथ रिप्रेजेंट करता है। सो ये था दोस्तों आज का आपका सेशन। आई थिंक आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इम्पोर्टेंट भी लगा होगा। सो आज हमने कंप्लीट 4 सेट्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेट 5 के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।